अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। आज जुम्मतुल विदा था और जुम्मतुल विदा के दिन एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी यानी एक NGO है, इसकी तरफ से लोगों को सैनिटाइज़ किया गया। और के बारे में जो इस NGO के चेयरमैन हैं, आप बखूबी जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अयूब ज़रगर साहब। सर, आज जो आपने प्रोग्राम किया यहाँ के लोगों के लिए जुम्मतुल विदा के दिन, जो सैनिटाइजेशन की, सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने बहुत अपना कीमती टाइम निकाला। आज का आपको पता ही है कि पूरे दुनिया के अंदर जो कोविड एक म्यूटेटेड शक्ल में आया और बहुत फैटल डिजीज़ जो है वो है। तो चूँकि जुम्मतुल विदा है और हमारा मरकज़ी जामा मस्जिद चंगा और बाड़ी में बहुत रश होता है। हमारे यहाँ आपने देखा कि पिछले हफ्ते में यहाँ एक डेथ हुई है और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं। तो इसके रश के मद्देनज़र हमने सोचा कि भाई लोग यहाँ के बहुत सीधे साधे हैं, कुछ जागरूक भी हैं और कुछ को अभी अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमने सोचा कि दोनों मस्जिदों में हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी NGO जो है वो डोनेशन पर चलती है। तो यही सोचा कि जितने भी नमाजी आएंगे उनके हैंड्स को सैनिटाइज़ करेंगे ताकि, और एक मास्क का भी उनको बताएंगे। तो तकरीबन आपने देखा होगा कि नियर अबाउट 10,000 लोग, 7,000 पार, 7 से ऊपर मैंने देखा कि इतने लोग आज नमाज़ पढ़ने आए थे। और यहाँ भी तकरीबन 2,000 लोग दोनों जामा मस्जिदों में हमने अपने वॉलंटियर रज़ाकार रखे हुए थे, जिनका मैं नाम लूँ तो जैसे हमारे आबिद साहब हैं, गुलाम हुसैन मीर साहब थे, ग्वाड़ी से हमारे यासिर साहब, काको से भी थे, क्या नाम, अच्छा हलोड़ से। तो बहुत सारे हमारे जो रज़ाकार थे उसमें हिस्सा लिया और इतने लोगों को अशरफ, शफ़क़त वगैरह सारे और बाकर साहब, तो सब लोगों ने, और हमारे अपने मतलब जो छोटे यंगस्टर वॉलंटियर्स थे, तो उनको भी एक स्पिरिट इनकलकुलेट किया ताकि ये कम्युनिकेशन डिजीज़ कम्युनिकेट ना हो जाए। तो ये इसका एक मोटिव था और एक अवेयरनेस लोगों के अंदर देनी थी यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र का और मास्क का। सर, इसके अलावा हम देखते रहते हैं कि आपकी NGO जो है वो ज़्यादा ग्रीन गोल्ड पे जो नज़र रखती है, कभी पेड़ लगाती है तो कभी लोगों को अवेयर करती है इसके बारे में। लेकिन सर, इसके अलावा भी जो हमारे जंगल हैं सर, वहाँ पे जो पेड़ हैं वो उनकी कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, 1995 में से तो हम यही अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी NGO का नाम ही है एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट, कल्चरल सोसाइटी। और जिस तरीके से कटिंग हो रही थी पहले, तो उस तरीके से अगर वो रेट कंटिन्यू हुआ होता तो आज तो हमें दिखने को कुछ नहीं मिलता। हमने बहुत अवेयरनेस जनरेट की और यहाँ सबसे बड़ी वजह ये थी कि कटाई की कि यहाँ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं था, गैस नहीं थी, कोई सोलर लाइट्स नहीं थे, बिजली नहीं थी। तो सारा डिपेंडेंट जो था वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉरेस्ट पर था। तो उससे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ और लोगों ने वैसे उस दौर में 80s और 90s के दौरान मतलब बड़ी बेहतियाती की। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि ये जो अभी आप देख रहे हैं हमारे जो इस इनकैचमेंट एरिया में थोड़ा वो रीजनरेशन आई है, तीसरी स्टेज की ये रीजनरेशन है, ये मैं खुद ने देखा। एक रीजनरेशन आती है, उसको काटते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो लोगों के अंदर अभी ये सेंस होना चाहिए। अभी देख लीजिए ऑक्सीजन कितना कीमती हो गया और ये पेड़ जो है मुफ्त का ऑक्सीजन दे रहा। आज वो लोग ऑक्सीजन की कीमत जानते हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और उनकी जान जा रहा है। अगर आज भी हम लोग नहीं सुधरेंगे तो क्या हम क्या लोगों को कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि भाई जो हम 25 साल से कह रहे हैं कि जंगल बचाने चाहिए। ग्रीन गोल्ड जो सब सोना हमारा है, जो हमारी खूबसूरती है, अगर उसको ख़त्म कर देंगे, एक तरफ से हम टूरिज़्म को कह रहे हैं हमें टूरिज़्म होना चाहिए, तो टूरिज़्म तभी आ जाएगा जब लश ग्रीन फॉरेस्ट हमारे पास होंगे। एक दूसरी बात, तो कारण मैंने जो 25 साल का अपना जो तजर्बा है वो मैंने ये देखा है कि पहले तो
जो एनर्जी रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब गैस वगैरह नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो जाता था। और फिर ये काफ़ी टेम्परेट रीजन है, सर्दी होती है। लेकिन अब हमारी एनजीओ ने इतनी मेहनत की और यहाँ गैस काउंटर सेंक्शन करवा दिए। सागर, आप बहुत छोटे थे जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किए थे, शायद आपने भी उन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन तब आपको ये समझ नहीं थी शायद कि ये क्या चक्कर है। तो गैस एजेंसीज यहाँ पहुँचाई है हमने एज ए सोर्स ऑफ। और आज मैंने ये सक्सेस स्टोरी में आपको ये बताना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा कि किसी भी लड़की की जब शादी होती है ना, तो पहले वो चरखा देते थे ना, अब क्या देते हैं? चूल्हा और गैस। ये ही तो मैसेज है। और हमने जो पहले कहा था और जो हमने सर्वे किया था कि जिस तरीके से एनुअली लगभग 15,000 स्टैंडिंग ट्री काटे जाते थे ओनली फॉर फ्यूल, समर सीज़न के लिए और विंटर सीज़न के लिए, अगर वो कंटिन्यू होता, उस पर बहुत रोक लगा है। चंद लोग बैठे हुए हैं और एक माफिया है जो अब काम कर रहा है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो हम लोग इतना नहीं सोचते हैं कि अगर फॉरेस्ट को आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये रीजनरेशन है इसमें, रिकलमेशन है इसमें। नेचर ने उसको रिन्यूएबल बनाया है कि अगर आप एक सिरे से इसको शुरू करोगे तो दूसरे सिरे तक जब आप पहुँचोगे तो पिछले से फिर वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंटेंशन होती है क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। पहले हम लकड़ी के बहाने लगाएंगे, फिर जो लोग फॉरेस्ट फ्रिंजेस के साथ रहते हैं फिर वो आग लगाते हैं ताकि जो सीड जर्मिनेट हो रहा है वो तो जल जाएगा, और फिर इंक्रोचमेंट करते हैं कि उसको कब्जे में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम सब का एक फ़र्ज़ बनता है। डिपार्टमेंट ने इसको एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रखा हुआ है कि जो लोग करेंगे, नहीं जी लोगों का है तो लोग ही करने चाहिए, फिर डिपार्टमेंट किस लिए है। सर, इसके अलावा भी यहाँ पे डीपू लगा था, कोई 10,000 के करीब पेड़ काटे गए थे। तो आपके एनजीओ ने उस चीज़ को देखा था कि जितने पेड़ काटे गए वो उससे ज़्यादा पेड़ लगाए गए उस जगह पे? देखिए, जो यहाँ एक्सट्रैक्शन हुई एसएफसी की, अभी जो यहाँ सेल डिपो से जो जम्मू में हमारी लकड़ी चली गई, मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैंने पहले भी एक सोशल मीडिया में कहा था इस बात को कि इस जो हमारा फॉरेस्ट यहाँ से जितना भी लिया गया, अब जो ड्राई एंड फॉलन जो एसएफसी निकालती है यहाँ से, तो कम से कम 20%, उसका 20% रेवेन्यू भी हमें मिलना चाहिए था, ताकि उसका पैसा जो है उस फॉरेस्ट कंपार्टमेंट को रीजनरेशन के लिए लगाया जाता है जहाँ पर ये। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन गवर्नमेंट एंड एसएफसी कि हम वहाँ रीजनरेशन करेंगे, वहाँ पर उसकी दोबारा से जो भी वहाँ मलबा होगा उसको साफ़ करके और उसके एक्स्टैब्लिशमेंट के लिए 20% जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा वो लगाएंगे। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँगा कि हमारे लोग एक एक सेकेंड के लिए, एक एक शहतीर के लिए तरसते हैं, और हमारे यहाँ से लाखों शहतीरें जम्मू चली जाती हैं। हमारे इलाके का रेवेन्यू हमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा है कंपनसेशन पर। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑनरेबल एडवाइज़र तो गवर्नर साहब थे शर्मा साहब, उसके पास में खुद मिला। मैंने कहा आपने, मैं आपको कटिंग दिखाऊंगा पेपर्स की कि सर आपने रेट्स बढ़ाए, एक कायल का स्कैंट नाग या एक देवदार का 5,000 किया, जो कि एक गरीब के एसेस में है नहीं। पहले जो ये डिपू या ये लकड़ी जो आती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए आती थी, तो आपको मतलब सब्सिडी बेस पर 800-900 रुपये का। 2 साल में जंगलात को काफ़ी कम नुकसान हो गया था, क्योंकि लोगों को बालन और तामीराती लकड़ी जो थी वो डिपू पर मिल रही थी थ्रू मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एसएफसी सेल के लिए भी एसएफसी को दिया, हमें उससे नहीं है, लेकिन रेट चेंज कर दिए। इतना रेट हाई कर दिया कि अगर आपको एक स्मगलर घर पहुंचा करके 1200 या 1500 में एक सेकेंड देता है, एक शहतीर दे देता है, तो आप डिपू से 5,000 का क्यों ले लें या 3,000 का। तो मैंने उस वक़्त प्रिंसिपल चीफ साहब को भी कहा था जो उनके साथ थे, मैंने कहा सर आप प्लीज़ इसको जो
हिली एरियाज़ हैं, जो हमारे मतलब रूरल एरियाज़ हैं, इसमें जो क्लासिफिकेशन थी, जोन जो बनाए थे जिनमें रेट डिफरेंट थे, ए जोन, बी जोन, सी जोन, तो हमारा जो था वो सी जोन में पड़ता था, तो हमें कम रेट पर मिलता था। उन्होंने क्लासिफिकेशन एकदम ख़त्म की, ख़त्म भी नहीं की, उसमें एक टेक्निकल लफ्ज़ लगाया गया है कि जिसको हम कहेंगे कि वक्ती तौर पर सस्पेंड किया गया है। अगर इसको वो बहाल कर लें और फिर यहाँ पर जो हमसे, जो यहाँ से इतने हज़ारों की तादाद में यहाँ से नाग जम्मू के लिए अगर यहाँ पर 5,000 भी रखे होते, 6,000 भी रखे होते, मैं खुद यहाँ जो डीएम था उनका, एसएफसी वालों का, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप यहाँ की सेल के लिए रखो, यहाँ से आप का कितने नाग, कल को आप देखें आज रीजनलिज्म आप बहुत हो गया है। भद्रवाह से नाग आते हैं, ट्रकों में आते हैं, खुदा न खास्ता कल भद्रवाह वाले भी लोग कहेंगे कि भाई हम अपने नाग क्यों बाहर बेचें, किश्तवाड़ वाले भी कहेंगे, और हमारे डिपो पर भी जो माल आता है वो सबसे घटिया होता है, जो ए क्लास है वो चला जाता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं एक बार गवर्नमेंट से और कंसर्न एजेंसी से, एसएफसी से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी एक मौदवाना मेरी अपील रहेगी, क्योंकि हमारी एनजीओ का काम कंसंट्रेशन नहीं है, हमारी एनजीओ का काम नहीं है ये कि भाई हम लोगों को लड़ाएं या मुखबरी करें, हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलें, हमारा एक सोशल काम है कि हम लोगों का अवेयरनेस करें, लेकिन हर अवेयरनेस के साथ एक एक्शन है। जैसे हम कहें किसी हमारा कानून है कि आप कत्ल करोगे तो जेल में जाओगे, ये अवेयरनेस है, लेकिन अगर हम ये कहते जाएंगे और किसी को जेल में नहीं डालेंगे तो क्या उससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। जहाँ पर अवेयरनेस है वहाँ एक्शन होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन नहीं करता है जो उनको करना चाहिए था। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि 25 साल से हम इन्वायरमेंट पर बहुत काम किए हैं। अब चूँकि आज आपके पास कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट पर मैं आपको पूरी अपनी फ़ाइल दिखाऊंगा कि इस पर कितना काम हम लोग किए हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज छोटे बच्चों को, अभी मैं आपको बात बताऊंगा, आपके सामने फॉरेस्ट कमेटियां बनी ना पंचायत में, आपने कवर किया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बायोडाइवर्सिटी कमेटियां बनाई गई, ठीक है ना। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि हम 25 साल से काम कर रहे हैं और इस इशू को ले रहे हैं, ना तो किसी सरपंच ने, ना किसी खटपंच ने, किसी ने भी, कि भाई हम इनके एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल करें। और आप सागर साहब, आप मुझे ये बताएं, आपके गांव में भी जंगलात कमेटी बनी है और बायोडाइवर्सिटी कमेटी भी बनी है, आप कोई कमेटी का कोई बंदा अपने गांव में गया कि यार आओ आज के दिन हम जंगलात को बचाएं? गया? नहीं गया। तो अगर इतने ग्रास रूट लेवल पर इन्होंने इतना ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया, मतलब जंगलात कमेटी, फॉरेस्ट कमेटियाँ अलहदा और बायोडाइवर्सिटी कमेटी अलहदा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, पहले हम कहते थे जंगलात को बचाओ, अब जंगलात नहीं बचाना है, अब बायोडाइवर्सिटी। जब ये लोगों को पता चला कि एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए कितना रोल है, तो आप जितनी भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड एजेंसियां हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनिसेफ है, या यूनेस्को है वगैरह, हमने कहा कि पौधा ही क्यों, पूरी डाइवर्सिटी क्यों नहीं बचे? जंगलात में हर कीड़ा भी बचना चाहिए, आपके इर्द गिर्द हर कीड़ा भी बचना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी कमेटियाँ भी हैं, उसमें भी 10 आदमी, जंगलात कमेटियाँ भी हैं तो उसमें भी 10 आदमी, पंचायत के अंदर 2 कमेटियों के आदमी, 6 मेंबर, कितने हो गए सर? 26, एक सरपंच, कितने हो गए? 27। अगर 27 आदमी एक दिन महीने में वक़्फ़ कर लें तो क्या नहीं हो सकता है? सर इसके अलावा अगर इस बार यहाँ से मतलब जो लकड़ी है वो ले गए हैं, लेकिन आगे यहाँ के नौजवानों के लिए अगर वही फिर से स्कीम आए तो यहाँ के नौजवानों के लिए एक रोज़गार भी पैदा हो सकता है उससे, अगर वो उस लकड़ी को यहीं पे इम्प्लीमेंट किया जाए और यहीं से उसका जो टिम्बर बनाया जाए तो यहाँ के नौजवानों के लिए भी रोज़गार बन सकता है। तो आगे क्या मैसेज रहेगा यहाँ के यूथ के लिए कि उनको क्या स्टेप लेने चाहिए अगर आइंदा ऐसा यहाँ पे हुआ? मैं तो यूथ को यही कहूँगा कि भाई देखो,
हम लोग आपके साथ हैं। इसमें सिर्फ क्या है कि आपने अपने राइट को लेना है, और जब तक हक छीना नहीं, हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। हम उस डिपो से एक लकड़ी का एक शहतीर भी नहीं आगे जाने देते जब तक न यहाँ की डिमांड को पूरा किया जाता। लेकिन आपने देखा कोई नुमाइंदा, कोई सरपंच, कोई मेंबर खड़ा हुआ? किसी ने भी, अगर एक आदमी भी खड़ा होता। मेरी नौजवानों से गुजारिश ये है, या दूसरा आपने कहा रोज़गार, बिल्कुल है रोज़गार। आप जा कर के जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, जहाँ जिस जंगल में एसएफसी का कोप बनता है, उस जंगल की आप हालत देखें। वहाँ पर जो मलबा होता है, अगर उसको वहाँ से हटाया जाए तो हम यहाँ की माचिस की एक सनत नहीं लगा सकते। माचिस डिबिया बनती है ना, कितनी लकड़ी उसमें लगती है, और थोड़ा सा आगे से मसाला लग जाता है। तो वही एक एसएफसी कोप जो एक साल में वहाँ निकालती है, उसके मलबे से अगर हम वो काम कर लें तो क्यों नहीं रोज़गार बन सकते। देखिए, जब तक ना हम रिसोर्सेज का एक जुडिशियस इस्तेमाल करेंगे, तब तक बहुत परेशानी होगी। यूथ भी परेशान है कि किस तरीके से हम अपने रोज़गार को कमाएं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जब वो ट्रैक पर आ जाएंगी तो हर एक आदमी जो है उसमें काम करता जाएगा। ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर सरकार जाग जाती है इस बात पर तो बहुत अच्छा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, और अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं बचा, आपने देखा नदी नालों में फ्लड आता है। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जंगलात हम नहीं बचाएंगे, जंगल नहीं बचेगा तो दो चीज़ें, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्व नहीं होगा। ना तो ज़मीन के अंदर पानी रसेगा, और ना ज़मीन मतलब मजबूती से जो जड़ों से पकड़ी जाती है वो उसकी मजबूती नहीं बन सकती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। पहले रेल इरोजन होगा, फिर गली इरोजन होगा, फिर नाला इरोजन होगा। अब इरोजन हो गया, मलबा आ गया, किसमें? दरिया के अंदर। जब ये प्लेन में आ जाता है सेडिमेंट्स, तो पानी ऊपर चढ़ता है और ये किनारों को कुरेदता है। जो क्लियर वाटर है वो कभी भी इरोजन नहीं करता। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा। आप पदरी में गए हैं, देखो वहाँ बीच में एक नाला चलता है, क्योंकि वहाँ लश ग्रीन फॉरेस्ट है, तो उसमें निठार के पानी आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब 20 साल से मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैंने उसका जितना उसका इनकैचमेंट, मतलब जो उसका नाले का इनकैचमेंट एरिया है, उतना ही तब भी देखा और उतना ही आज। इसके बरकस किल्होत्रान नाले और इसका नाले का देखो कितनी ज़मीन को काटा हुआ। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पर घोड़े वाले को नाका लगा हुआ है, बेरोजगार टिप्पर वाले को नाका लगा हुआ है, इस पर कमाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जिस वजह से इन्वायरमेंट बचेगा उस पर ध्यान ही नहीं है कि लोगों को अगर हम दरख्त कहने के लिए लगाएंगे तो ये सारा मलबा आएगा नहीं। जब मलबा आता है वो बैंक इरोजन करता है, सेडिमेंट नीचे बैठता है, पानी ऊपर आता है, तो जो नीचे वाले प्लेन एरियाज़ होते हैं, पानी चढ़ता है, घरों में घुस जाता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो यही है कि हमारा मैसेज है, सब पूरे आपके भले के लिए, बल्कि पूरे मैं कहता हूँ अपनी रियासत के लिए, मुल्क के लिए, कि इन्वायरमेंट जब तक ना हम इन्वायरमेंट को समझेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा सराउंडिंग है, नेचर ने जब हमें पैदा किया, एक मिसाल मैं आपको बता दूंगा कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो नेचर क्या करती है, उसके लिए वसाइल भी पैदा करती है। सबसे पहले उसका वसीला उसकी माँ का दूध होता है, ठीक है ना। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नेचर ने पहले इस धरती को सजाया हमारे लिए। अल्लाह तबारक ताला ने पहले इस धरती को सजाया, क्योंकि उसको पता था मेरे बंदे को, खूबसूरत बंदे को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, लकड़ी की भी ज़रूरत है, सब कुछ है। लेकिन इंसान ने इसका क्या हाल किया, और इसीलिए अल्लाह तबारक ताला जो है सूरह रहमान में एक आयत है, फ़बिय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक एक नियामत का हिसाब होगा। हम कहेंगे कि हाँ जी जंगल हमारा है, नहीं तो किसी के बाप ने थोड़ी लगाया हुआ है।
अगर मेरे बाप ने नहीं लगाया है तो आपके बाप ने भी नहीं लगाया हुआ है। तो जब तक ना इस चीज़ को समझें कि इंटरैक्शन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा और रिश्ता क्या हो मैं आपको समझा सकता हूँ कि हमारे और पौधों के बीच में क्या है। तो ये मैं एनवायरनमेंट के बारे में बताऊँगा, और भी अगर आप कभी मौका मिला आपसे और भी गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और यहाँ के लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है हमारे जो यहाँ पे जो ग्रीन गोल्ड है वो कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारा जो ऑक्सीजन देता है उस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे साथ अयूब जरगर साहब जो एक लेक्चरर भी हैं। तो आप ऐसे ही देखते रहिए द SHB TV। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।